नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संगम काल को पढ़ा था। इसके बाद में आज उत्तर संगम काल को देखेंगे, जिसमें जो बाकी के बचे हुए राज्य थे ना, जिनका उदय दक्षिण भारत के काल में होता है, दक्षिण भारत के राज्य के रूप में, उनको आज देखेंगे। जिसमें राष्ट्रकूट, पल्लव और चालुक्य वंश ये सब होंगे। आज हम चालुक्य वंश और पल्लव वंश को देखेंगे। चलिए, वीडियो हम पढ़ रहे थे संगम काल। इसे दक्षिण भारत के इतिहास के रूप में जाना जाता है। इसको समय काल अवधि के भागों में बांटते हैं। इसे पिछली बार भी देख चुके हैं। संगम काल दक्षिण भारत के इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, एक संगम काल, एक उत्तर संगम काल। जो संगम काल है ना, चोल, चेर तथा पांड्यराज, इनको हम पढ़ चुके थे। आज उत्तर संगम काल पढ़ेंगे, जिसका समय अवधि लगभग 500 से 1200 ईस्वी के मध्य में है। इस हम चालुक्य वंश तथा आज पल्लव वंश को देखेंगे तथा अगले वीडियो में चोल तथा राष्ट्रकूट वंश को देखेंगे। चलिए, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तर संगम काल। उत्तर संगम काल का जो समय अवधि है 500 से 1200 ईस्वी के मध्य में है। इसमें जो हमारा पहला वंश होगा वो चालुक्य वंश होगा। यह 3 भागों में बटा था। जो यह वंश था ना, वो 3 भागों में बटा हुआ था। कल्याणी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य और बादामी के चालुक्य। अब इन्हें बारी बारी से हम पढ़ेंगे। अभी जो उत्तर संगम काल के बाद में एक और त्रिकोणीय संघर्ष आएगा ना, उसमें गुजरात के चालुक्य वंश को और देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल में हम 3 चालुक्य वंशों को देखेंगे, कल्याणी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य और बादामी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य, इनकी राजधानी कल्याण में थी। इस कारण इन्हें कल्याणी के चालुक्य कहा गया कि इनकी राजधानी कल्याणी में थी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। जो तैलप द्वितीय था ना, उसने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इस वंश का प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। जो विक्रमादित्य 6 नंबर का था वो था। इसके दरबार में विज्ञानेश्वर और बिल्हड़ जैसे रचनाकार थे, जो महान विद्वान थे। विज्ञानेश्वर और बिल्हड़ जो थे, ये वो इसी के दरबार में थे। विज्ञानेश्वर की जो रचना है मिताक्षरा और बिल्हड़ की रचना है विक्रमांक चरित्र। ये 2 रचनाएं हैं। और चालुक्य वंश की ये मुद्राएं रही। चालुक्य वंश के समय में जो चलवाई गई मुद्राएं थी कुछ इस तरीके से होती थी। चलिए, अगला हम बेंगी के चालुक्यों को देखते हैं। बेंगी के चालुक्य। बेंगी के चालुक्य, इनकी राजधानी बेंगी में थी, इसलिए इन्हें बेंगी के चालुक्य कहा गया। ये बादामी के चालुक्य वंश की एक शाखा थी। जो बादामी के चालुक्य थे ना, उसी की एक शाखा थी, जिसे बादामी के चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय, जो इस वंश का महान शासक होता है पुलकेशिन द्वितीय, उसने क्या किया, आंध्र प्रदेश वाला एरिया इसको जीत लिया और उसमें जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दे दिया और वहां पर चालुक्य वंश की स्थापना कर दी। विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। जो विष्णुवर्धन की पत्नी होती ना, आयना महादेवी, ये विजयवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया इसके द्वारा। यह चालुक्य वंश की सबसे कमजोर शाखा थी। फिर भी इस वंश का एक प्रतापी राजा विक्रमादित्य विजयादित्य तृतीय था। जो विजयादित्य तृतीय था ना, वो इस वंश का प्रतापी राजा होता है। अगले हमारे हैं बादामी के चालुक्य या बातापी के चालुक्य, इन्हें कहते हैं। इन्हें दोनों नामों से जाना जाता है, बादामी के चालुक्य और बातापी के चालुक्य। इनकी राजधानी बातापी थी, इस कारण इन्हें बातापी के चालुक्य भी कहा जाता है। क्योंकि इनकी राजधानी बातापी थी तो इन्हें बातापी के चालुक्य और कहीं कहीं आपको बादामी के चालुक्य के रूप में ये देखने को मिलेंगे। मालप्रभा नदी के किनारे बीजापुर कर्नाटक, जो बीजापुर कर्नाटक का एरिया था ना, वो मालप्रभा नदी के किनारे, वहां इनका क्षेत्र था। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। जो पुलकेशिन प्रथम होता है ना, वो इस वंश की स्थापना करता है। इस वंश का प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय होता है। जो इस वंश का प्रतापी शासक, चालुक्य वंश का शासक
जो पुलकेशिन द्वितीय होता है ना, वो इस वंश का प्रतापी शासक होता है। अब चलिए इसके प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में देखते हैं। इसने बेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर, जो बेंगी आंध्र प्रदेश में है ना, उसको जीतकर चालुक्य वंश की नींव रखी थी और अपने भाई विष्णुवर्धन को राजा बनाया। जो ये पुलकेशिन द्वितीय होता ना, अभी पीछे हम देख चुके हैं ना, जो बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय द्वारा की जाती है अपने भाई विष्णुवर्धन को राजा बनाकर। इसने पश्चिमी गंग वंश, कदम्ब वंश को जीतकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने पश्चिमी गंग वंश को जीता और कदम्ब वंश को जीता और परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर रोक दिया, जिसके कारण वह दक्षिण की ओर नहीं बढ़ सका। इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वितीय युद्ध में पराजित किया। इसने क्या किया, कन्नौज के राजा जो हर्षवर्धन, अभी सामंत काल में हमने पढ़ा था ना, कन्नौज के राजा हर्षवर्धन होते हैं ना, उनको ये नर्मदा तट पर रोक देता है और हर्षवर्धन उत्तर भारत में सीमित रह जाते हैं और दक्षिण भारत की ओर नहीं बढ़ पाते। ये पुलकेशिन द्वितीय उन्हीं का समकालीन होता है। इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन होते हैं ना, पल्लव वंश के शासक, अभी आगे पढ़ेंगे पल्लव वंश में, तो जो महेंद्र वर्मन प्रथम होते हैं ना, युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। जो ऐहोल अभिलेख हमने पीछे पढ़ा था ना, ऐहोल अभिलेख, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख की रचना पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा की गई। जो ऐहोल अभिलेख की रचना होती है वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा की जाती है। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का, जो राष्ट्रकूट साम्राज्य का दंती दुर्ग होता है ना, अभी राष्ट्रकूट साम्राज्य अगले वीडियो में हम देखेंगे, उस वो 735-756 ईस्वी के आसपास ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली। जो राष्ट्रकूट वंश अब आएगा, जो कि त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लेगा, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद त्रिकोणीय संघर्ष होगा, उसमें राष्ट्रकूट वंश शामिल होगा। उसी वंश के दंती दुर्ग ने इस वंश का सफाया करके और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। अब जो बादामी के चालुक्य है ना, उनकी एक वंशावली को देख ले। बादामी के चालुक्य वंश की वंशावली, ये बादामी के चालुक्य वंश की वंशावली को देखते हैं। पुलकेशिन प्रथम द्वारा इसकी स्थापना की जाती है लगभग 543 से 566 ईस्वी के मध्य में। उसके बाद अगला राजा कीर्ति वर्मन प्रथम होता है, उसके बाद मंगलेश, उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय जो प्रतापी राजा होता है, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बादामी के चालुक्य या बातापी के चालुक्य हैं, इन्हीं से अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और उसमें भी पुलकेशिन द्वितीय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले उसके बाद विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश के अंतर्गत, उसके बाद विनयादित्य, उसके बाद जो विजयादित्य है ये दूसरा, ये विनयादित्य था, ये विजयादित्य है। उसके बाद विक्रमादित्य दूसरा द्वितीय चालुक्य वंश का ये होता है। अगला कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये बादामी के चालुक्य वंश की वंशावली रही और इनका क्षेत्र लगभग ये था, इनके बादामी के चालुक्य वंश का। चलिए अब अगला वंश देखते हैं, पल्लव। अगला हमारा वंश है पल्लव वंश। प्रथम तमिल राजवंश जिसके शासक सम्राट कहलाए। ये पल्लव वंश होता है ना, इसके जो शासक होते हैं वो सम्राट की उपाधि धारण करते हैं। पल्लव वंश के शासन काल में ही प्रसिद्ध दक्षिण भारत धार्मिक आंदोलन अलवार और नयनार प्रारंभ हुए। जो अलवार और नयनार हुए धार्मिक आंदोलनों में हमने पढ़ा था ना, अलवार और नयनार जो वैष्णव धर्म और शैव धर्म से संबंधित थे, उनको पढ़ा था, वो इसी के समय प्रारंभ होते हैं। इसके संस्थापक बप्पदेव को माना जाता है। जो बप्पदेव होते हैं वो इसके संस्थापक होते हैं पल्लव वंश के। इसके वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। जो सिंह विष्णु होते हैं वो इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वैसे पल्लव वंश को दो भागों में अक्सर देखा जाता है, लेकिन जो हमारे
एग्जाम में एनसीईआरटी में ज्यादा आता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसे दो भागों में, जो उत्तरी पल्लव वंश होता है ना, उत्तरी पल्लव राजवंश, उसको ही एग्जाम में पूछा जाता है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। जो पूर्ववर्ती पल्लव वंश होता है उसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। जब इसकी स्थापना जोर शोर से होती है तभी से इसको मेन पढ़ा जाता है। इसका जो वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु होता है। सिंह विष्णु अलवार का अनुयायी था, जो अलवार होते हैं ना उसका अनुयायी होता है। इसके द्वारा चेर, चोल, पांड राज्यों को जीत लिया गया। इसके द्वारा जो चेल, चोर, तीन राज्य थे ना, चेल, चोल, पांड राज्य, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था संगम काल में, वो इनको जीत लेता है। इसके दरबार में भारवी साहित्यकार थे, जो भारवी नामक साहित्यकार होते हैं वो इनके दरबार में ही थे। भारवी की रचना किरातार्जुनीयम, इन्हीं की भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम। पल्लव वंश के आप चित्र में देख सकते हैं ना मैप में, पल्लव वंश का शासन लगभग ये था। इसका कुछ भाग यहाँ से छूट जाता है, ये पल्लव वंश का लगभग पूरा शासन था। चलिए अब आगे अगला हमारा शासक होता है पल्लव वंश का महेंद्र वर्मन प्रथम। सिंह विष्णु का पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम था। इसकी उपाधि मत्तविलास और विचित्र चित्र, ये इसकी दो उपाधियां होती हैं। यह एक कवि तथा संगीतज्ञ था। इसकी रचना मत्तविलास प्रहसन एक हास्य रचना है। जो मत्तविलास प्रहसन है ना, वो इसकी एक हास्य रचना है। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित होने के बाद पल्लवों और चालुक्यों का संघर्ष शुरू हो जाता है। जो महेंद्र वर्मन प्रथम होता है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था, महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय हरा देता है। वहीं से अब पल्लवों और चालुक्यों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, यहीं से युद्ध होते हैं। फिर आगे पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी जाएगी इसके पुत्र के द्वारा युद्ध षड्यंत्र करके, और वहीं से इनका संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। नयनार संत अप्पर के प्रभाव से प्रभावित होकर शैव धर्म को ग्रहण किया। जो पिछले वीडियो में हमने जो धार्मिक आंदोलन थे ना, उसमें नयनार और अलवार के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो धार्मिक आंदोलन में जाके आप वो वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको आगे की रणनीति सब कुछ सही से समझ में आ सके। जो नयनार संत अप्पर से प्रभावित होकर शैव धर्म को ग्रहण कर लेता है। जो नयनार शैव धर्म के अनुयायी होते हैं ना दक्षिण भारत के, वो ये शैव धर्म पहले ये जैन धर्म का अनुयायी था। जो जैन धर्म को ये पहले मानता था, लेकिन अप्पर के कांटेक्ट में आने के बाद ये शैव धर्म को ग्रहण कर लेता है। इसके समय में ही चट्टान काटकर रथ मंदिर बनाने की कला की शुरुआत होती। जो महेंद्र वर्मन प्रथम होता है ना, इसी के समय से रथ मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। आगे हम जब मंदिरों का पढ़ेंगे वीडियो, तब उसमें देखेंगे रथ मंदिर की शैली कैसे पत्थरों को काटकर बनाई जाती है। नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने लंका के राजा की सहायता से पुलकेशिन द्वितीय के राज्य पर हमला किया और मणिमंगला की जो प्रसिद्ध लड़ाई है ना, मणिमंगला की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है। जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा जाता है उसमें मणिमंगला की लड़ाई, जो हिस्ट्री से एमए वगैरह करते हैं उसमें आपको विस्तृत में पढ़ाई जाती है। मणिमंगला की लड़ाई जो पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करके बातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। जो नरसिंह वर्मन प्रथम होता है ना, जो इसके पिता महेंद्र वर्मन होते हैं ना, उन्हें हरा दिया जाता है। तो इसका ये बदला लेने के लिए लंका के राजा से सहयोग लेता है और पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में घेर के मार देता है मणिमंगला की लड़ाई में, और बदला ले लेता है और बातापी कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर इसके द्वारा ही बनवाया है। जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है ना, वो नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा ही बनवाया गया। चलिए नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय होता है ना, उसके बारे में देखते हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर इसी के द्वारा बनवाया गया। जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है वो इसी के द्वारा बनवाया गया। इसका शासनकाल शांति का काल भी कहा जाता है।
इसके शासन में अत्यधिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। जो इसका शासन काल है स्थापत्य कला के लिए तथा शांति के काल के नाम से जाना जाता है। इसने युद्धों में कोई रुचि नहीं ली तथा स्थापत्य कला को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। इसके दरबार में संस्कृत के महान साहित्यकार दंडित थे, जिनकी रचना देश कुमार चरित्र और काव्यादर्श है। जो इसके साहित्यकार इसके दरबार में दंडिन होते हैं ना, दंडिन ऋषि, वो इसी के साहित्यकार होते हैं। जो इनकी रचना देश कुमार चरित्र और काव्यदर्श है। अंतिम पल्लव राजा अपराजित था, जिसका नाम तो अपराजित था लेकिन वो पराजित होता है। इसका अंतिम राजा अपराजित था, जिसे चोल राजा विजयला चोल ने पराजित कर चोल वंश की स्थापना की। इसके बाद हम अगले वीडियो में चोल वंश को पढ़ेंगे। इसी के साथ ये पल्लव वंश समाप्त होता है। ये पहला पल्लव वंश द्वारा बनवाया गया, इसी के नरसिंह वर्मन द्वारा, ये कैलाशनाथ का मंदिर है और इनके द्वारा ये चलवाए गए कुछ सिक्के हैं जो पल्लव राजाओं द्वारा चलवाए गए थे। अब पल्लव वंश की वंशावली को एक बार देख लेते हैं। इनके वंश में कौन कौन पल्लव वंश की वंशावली। ये पल्लव वंश का ध्वज है, ये पल्लव वंश का ध्वज प्रतीक है। जो ध्वज इनका होता था ना, वो पल्लव वंश का ये ध्वज होता था। इनका पहला राजा सिंह विष्णु, उत्तर पल्लव काल की बात हम कर रहे हैं। जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में उत्तर पल्लव काल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले भी एक पूर्व पल्लव काल था, उसके बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए उससे क्वेश्चन भी बनने की आशंका कम है। इसलिए हम केवल उत्तर पल्लव काल को ही पढ़ेंगे। तो जो वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु होते ना, इन्हीं के द्वारा पल्लव वंश की स्थापना मानी जाती है। जो वास्तविक संस्थापक, लेकिन उससे पहले बप्पदेव द्वारा की जाती है लगभग 200 ईस्वी के आसपास में। उसके बारे में हम नहीं इसमें पढ़ेंगे। अगले राजा महेंद्र वर्मन प्रथम होते हैं। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम होते हैं, जिसे ममल्ल कहा जाता है। उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन उसके प्रथम, उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें राज सिंह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद परमेश्वर वर्मन द्वितीय, ये परमेश्वर वर्मन है ना प्रथम, ठीक है, यहाँ पे गलती है टाइपिंग में। उसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय, जिसे पल्लव मल्ल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तंदी वर्मन, उसके बाद नंदी वर्मन, उसके बाद नरपंदुग वर्मन, उसके बाद अपराजित वर्मन जो पराजित हो जाता है। उसके बाद चोल वंश की स्थापना होती है और यहाँ से पल्लव वंश समाप्त होता है। चलिए यहीं से वीडियो की समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम चोल वंश तथा राष्ट्रकूट वंश को देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे त्रिकोणीय संघर्ष की ओर। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।